नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्यन केस में वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों पर मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा, जबरन वसूली के नहीं मिले कोई सबूत, रोकी गई जांच। राहुल सोनिया से नाराज हरीश रावत की कांग्रेस को सलाह। बोले, बीजेपी जैसा बनना होगा तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी। दिल्ली किए गए तलब। पीएम मोदी ने काशी को दी 2100 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात। विपक्ष पर साधा निशाना। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह, लेकिन हमारे लिए माता। लुधियाना कोर्ट परिसर में अचानक ब्लास्ट से सनसनी, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। एनआईए एनएसजी ने शुरू की जांच। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को दिया बड़ा झटका। डूरन लाइन पर लगा रहे बाड़ को रोका। दोनों तरफ से शुरू हुई गोलाबारी। सबसे पहले बात आर्यन केस की करते हैं। आर्यन ड्रग्स केस में वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाने वाले गवाह केपी गोसावी और नवाब मलिक को मुंबई पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। मुंबई पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि उसे क्रूज पर ड्रग्स के मामले में जबरन वसूली संबंधित कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी वजह से अगले आदेश तक जबरन वसूली के आरोपों की जांच रोक दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और लगभग 20 लोगों से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन पुलिस को इस मामले में किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया है। डॉक्टर साहब, आर्यन केस में वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाने वाले जो झूठे लोग थे, क्या अब उन पर वानखेड़े की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? देखिए, क्या कार्रवाई होगी, यही तो दिक्कत है इस देश में। झूठ बोल दो, फेक न्यूज फैला दो और बाद में कुछ नहीं मिलता है, सब लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक ईमानदार शख्स को जलील किया। आपने समीर वानखेड़े को बेईमान बताया। पता नहीं क्या क्या नवाब मलिक कहते आ रहे थे। मुंबई पुलिस को बाकायदा लाया गया। ऑलरेडी एनसीबी जांच कर रही है किसी चीज का। एक जांच के ऊपर एक जांच बिठाना, और क्या कहानी थी? बार बार समीर वानखेड़े के पिता कोर्ट में इस बात को कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र में किस तरीके से फेक केसेस बनाए जाते हैं जी। इसी तरह के फेक केस बनाए गए थे टीआरपी स्कैम में, जिसमें अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डाल दिया गया था। वही प्रकल्प, वही परियोजना इस तरह का ये चलाया जा रहा था कि समीर वानखेड़े को किसी तरीके से बदनाम किया जाए। तो गोसावी जो है अचानक से जो है वो इनका आदमी हो गया जी। उनकी बात जो है वो ब्रह्म सत्य मान लिया और नवाब मलिक रोज 10 बजे सवेरे अपने टेबल के सामने बैठ करके वो भाषण देना चालू करते। भाई ये उन्हें पहले से मालूम था। इनके ज्ञान चक्षु इतने तेज हैं कि 1 महीना पहले ही नवाब मलिक को मालूम हो गया था कि ये सब तो उगाही के लिए किया जा रहा है। लगा दी स्कॉटलैंड यार्ड। ये सरकार का फैसला था कि आपने एक एसआईटी बनवाई और मुंबई पुलिस से कहा कि इसकी जांच की जाए। कोर्ट में शाहरुख खान ये कह रहे हैं हलफनामा देकर कि हमसे कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई। ये सारी बातें जो नवाब मलिक कह रहे हैं ये बाकायदा उनकी राजनीति है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। और समीर वानखेड़े से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज डूइंग हिज जॉब। और उन्होंने मेरे बेटे के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। जेल में जब डाला जा रहा था, यही शाहरुख खान के वकीलों ने कहा कि इसको जेल में मत डालिए, समीर वानखेड़े के कस्टडी में ही रखिए। लेकिन आपने ये कहानी बता दी कि गोसावी ने कि भाई वो कोई एनसीबी का अधिकारी था, वो फोन पे बातचीत कर रहा था, 25 करोड़ रुपए की डील हुई थी जिसमें 18 करोड़ पे फाइनल हुआ, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाना था, 10 करोड़ का बंटवारा होना था। अंधेरी के पुल के नीचे शाहरुख खान की सेक्रेटरी वो आई थी, पैसे भी दिए गए थे और जब ये भंडा फूटा तो पैसे वो वापस कर दिया गया। ये सारी कहानियां। अब मुंबई पुलिस के पास अगर हल्की सी भी कोई जानकारी, कोई सबूत मिल गया होता, समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया होता। और यही बात नवाब मलिक लगातार कह रहे थे कि अभी तो वो गिरफ्तार होगा और नौकरी भी जाएगी। खैर, वो तो सरकारी अधिकारी है, उसके ऊपर कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन
नवाब मलिक का क्या होगा? नवाब मलिक की नौकरी नहीं जाएगी। वो इसी तरीके से लोगों को बदनाम करने में जुटे रहेंगे। बहुत बड़ी जीत समीर वानखेड़े की, और समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल उठाने वाले तमाम वो जो गैंग है उसके मुंह के ऊपर आज कालिख पुती है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर हरीश रावत पर। हरीश रावत ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब हरीश रावत ने कहा है कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में वापसी करना चाहती है तो उसे अपने क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करना होगा, और अगर 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सके तो कांग्रेस को बीजेपी की तकनीक को भी अपनाना होगा। हरीश रावत का ये बयान राहुल सोनिया से नाराजगी के बाद सामने आया है। इसी वजह से कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत के साथ के ही नेता प्रतिपक्ष और रावत के विरोधी माने जाने वाले प्रीतम सिंह को भी दिल्ली तलब किया है। डॉक्टर साहब, हरीश रावत की बगावत किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड के कांग्रेस में सबसे बड़े लीडर हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उनका अधिकार है, उनका हक है। पिछली बार वो चीफ मिनिस्टर थे, इस बार भी वो चाहते हैं कि भाई मुझे चीफ मिनिस्टर फेस की तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाए। अब राहुल गांधी के दिमाग में कुछ और है जी। राहुल गांधी के दिमाग में ये है कि हमें वोट बैंक को फिक्स करना है। दलितों को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं अगर जी। तो दलित वोट बैंक पूरे देश में वो आपके साथ आ जाएगा। इसी फार्मूला के तहत आपने पंजाब के सबसे वरिष्ठ लीडर कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चन्नी को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। जी। यही काम आप राजस्थान में कर रहे हैं, यही काम आप उत्तराखंड में कर रहे हो। जो स्थापित लीडर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं, राहुल गांधी एक एक करके उसको हटाने की कोशिश, उसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। खामियाजा क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब छोड़ गए, जतिन प्रसाद यूपी छोड़ के चले गए। अब आपने पूछा कि किस राह पे जा रहे हैं? बगावत तो हो गई। राहुल गांधी को उसके पास ऑप्शन नहीं है जी। उनको हरीश रावत को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो खबर ये आ रही है कि हरीश रावत अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे, ठीक वैसे ही जैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया पंजाब में। और अगर यही हालत रहा तो बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी को होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, अब बात वाराणसी की। पीएम मोदी ने एक बार फिर काशी को बड़ी सौगात दी है। यहां पीएम मोदी ने 2100 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी और यूपी के विकास की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे हम गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज भी सौंपे गए हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी काशी को लगातार एक के बाद एक सौगातें देते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो विपक्ष को भी आईना दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आज बनारस में हुआ वो एक दोधारी तलवार है। वो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अचूक है। निशाना एकदम बिल्कुल टारगेट पे लगाया गया है। दो चीज़ें कर रहे हैं। एक, गाय के जरिए आप उसके जो गरीब किसान हैं उसको खुश करने की कोशिश हुई। आपने बताया कि किस तरीके से जिनके पास कम ज़मीन है, जो बहुत ही मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास खेती करने के लिए बहुत साधन नहीं है, उनको आपने एक रास्ता दिखाया कि किस हिसाब से पूरे ईस्टर्न यूपी के अंदर वो वही काम करना चाह रहे हैं जो गुजरात में हो चुका है, जिसको कह सकते हैं श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन। और दूध के जरिए इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मासेस का, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जैसे ही गाय आता है, गाय हमारी माता है, पूजनीय है, तरह तरह की चीज़ें, तो हिंदुत्व का भी तड़का उसमें लग गया। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं
कि ईस्टर्न यूपी को अगर जीतना है तो 3 जगह वो माहौल बनाना ज़रूरी है, गोरखपुर, आजमगढ़ और काशी। काशी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए वो बार बार जाकर पूरे ईस्टर्न यूपी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाह रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा फोकस काशी पे किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर लुधियाना में फैली सनसनी पर। पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ है, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस घटना को साजिश करार दिया है। जांच के लिए एनआईए एनएसजी की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। वहीं ब्लास्ट कोर्ट परिसर के दूसरे फ्लोर पर हुआ है। धमाका किस चीज का था ये अभी तक साफ नहीं है। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसीलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। सर, लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, वहां एनआईए पहुंच गई, आईबी पहुंच गई, तमाम जांच एजेंसियां पहुंच गई। कैपिटल टीवी यही बात तो कहता आ रहा है। चन्नी साहब ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, पंजाब के खिलाफ, पंजाब को अशांत करने की साजिश है। तो इस साजिश में कौन शामिल है? जस्ट इमेजिन कि अगर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस एक्शन लेनी होती जी, वहां पे लाठियां चल गई होती और उसके बाद ये रिएक्शन होता, इस तरह से लगातार होता। जिस साजिश की बात वो कर रहे हैं उनका इशारा साफ है कि खालिस्तानियों के द्वारा ये पूरे पंजाब को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये जो साजिश रची गई है तो खालिस्तानी किसान आंदोलन के समय से कर रहे हैं। उस समय से बताया जा रहा है कि भाई पंजाब में जो है, पंजाब को लड़के ले लेना है, खालिस्तान जो है बनाना है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें तमाम किसान और संगठन जो ये खालिस्तानियों के इशारों पे ये सब धंधा कर रहे थे जी। अब चूंकि केंद्र सरकार की समझबूझ से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया, तो जो साजिश करने वाले अब तक जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो क्या करेंगे? ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कभी बेअदबी के नाम पे, कभी आप किसी मासूम रोटी ढूंढता हुआ बच्चे उसको आप पीट पीट कर मार देते हो, बेअदबी का आरोप लगा देते हो, फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। पंजाब बहुत ही नाजुक स्थिति में है और वहाँ के नेताओं को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ इस चुनाव को लड़ने की आवश्यकता है। जो भी पार्टी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोस्टर दिखाना शुरू करे, ये समझ जाइए कि वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। देश के दुश्मन पंजाब में प्रबल होते चले जा रहे हैं, पंजाब को बचाने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान को लगे बड़े झटके पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान लगातार उसका समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान ने कई दफा तालिबान की मदद भी की है, लेकिन अब दोनों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। दरअसल तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को दोनों देशों के बीच की सीमा पर बाड़ा बनाने से रोक दिया है। इसे लेकर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में गोलाबारी भी हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच ये सीमा विवाद तब सामने आया जब दुनिया भर के इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। सर, जो तालिबान पाकिस्तान दोस्त बन रहे थे, आज दुश्मन कैसे बन रहे हैं? देखिए, इसको कह सकते हैं कि बेमेल की दोस्ती तो यही होता है। कल ही हमने खबरों के पंचनामा में हमने पाकिस्तान को डील किया था और हमने कहा था कि ये तालिबानी ये नाराज चल रहे हैं। भाई, आप बबूल के पेड़ रोपोगे तो उसमें आम तो उगेगा नहीं। आपने इस्लाम के नाम पे इन जिहादियों की मदद की है जो शरिया कानून के तहत इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो उधर तो उनका हो गया सब कुछ जी। अब यही तालिबान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो सबसे बड़ा दुश्मन है। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि तालिबान ने ये घोषणा कर दी है कि भाई पाकिस्तान में इस्लाम का साम्राज्य नहीं है जी। ये इस्लाम के नाम पे बना ये मुल्क, ये गैर इस्लामी काम में शामिल है
और ये इस्लाम के रास्ते पर नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा दुश्मन है। जी। दूसरा, भाई अफगानी, ये तालिबान कोई बाहर से थोड़ी आए, वो अफगानिस्तान के ही है। तो अफगानियों और पाकिस्तानियों में ये बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है। वो झगड़ा किस बात का है कि अफगानिस्तानियों को लगता है कि बहुत सारा इलाका जो पाकिस्तान के पास है वो उनका है जी। और ये डुरंड लाइन अंग्रेजों ने बनाया था। डुरंड लाइन कहते हैं जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन हो, जो बाउंड्री है, जी। जैसे मैकमोहन लाइन हम कहते हैं इंडिया चाइना के बीच, जी। तो वो डुरंड लाइन कहलाता है। अब वो तालिबान और अफगानिस्तान के लोग मानते नहीं उसको। वो लाइन इस तरह से दिया हुआ है कि बहुत सारे पख्तून ट्राइब के लोग इधर भी हैं उधर भी हैं जी। और पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान की स्थिति खराब हो रही है, वहां पे सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वहां पे बैंक काम नहीं कर रहा, वहां कुछ काम नहीं कर रहा, जी। तो लोग वहां से भागेंगे, कहां भागेंगे? तो वो पाकिस्तान की तरफ भागते हैं। पाकिस्तान की तरफ जैसे ही भागते हैं तो पहले तो जब पिछली बार जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त ये 12 नहीं था, फेंसेस नहीं लगे हुए थे, जी। तो आसानी से लोग घुस जाते थे। हाँ। अब इन पाकिस्तान ने पिछले 10-15 सालों में ये सीख लिया कि भाई लगा दो, अदरवाइज ये अननेसेसरी के जो आपके सिटीजन नहीं है वो अंदर घुस के यहाँ पे आतंक फैलाएंगे, सारा काम करेंगे, इलीगैलिटी सारी चीज़ें होगी। तो उसके लिए उन्होंने बाउंड्री वॉल, वो तार बिछाना, बाड़ा बिछाना स्टार्ट किया। अब तालिबान वाले लोग आए, उन्होंने जो है फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भगा दिया। मैं तो देख रहा था टेलीविजन चैनल के ऊपर पाकिस्तान के, वो लोग माथा पीट रहे थे, बोले कि इतनी ट्रेंड आर्मी तालिबानियों से डर के मारे भाग गई। उन्होंने सब तार वार उठा करके वो तो हटाया भी है और लेके चले भी गए। बोले खबरदार इधर जो है लगाया, इस पूरा इलाका हमारा है। जी। तो न्यूक्लियर स्टेट की हालत जो है वो किसी जोकर की तरह हो गई है। आप कॉमेडी सीरियल देखते होंगे, कोई भी आता है जो जोकर होता है उसको कोई झापर मार के चला जाता है। तो अमेरिका भी दे रहा है, हिंदुस्तान भी, चीन भी, अब तालिबान भी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।